महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर जोरदार हमला बोला। नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया। नड्डा ने दलील दी कि राज्य की जनता ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत दिया था और देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के लिए पहले से ही तय था, लेकिन अंतिम समय पर शिवसेना ने धोखा दे दिया। नड्डा ने शिवसेना के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला और राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर उठा दिए सवाल। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस जिसके भी साथ सरकार बनाती है उसे धोखा देती है। नड्डा के इस बार पर कांग्रेस ने पलटवार किया, तो वहीं शिवसेना ने कहा कि धोखा देने का जेपी नड्डा का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। आप लोगों के लिए शॉकिंग था शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है? शॉकिंग नहीं, धोखा था। धोखा था, बिल्कुल धोखा था। और हम राजनीतिक दल के लोग इन सारी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार रहते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर चुनाव लड़ने से पहले आपको नहीं लग रहा था ऐसा होगा? नहीं लग रहा था। और निश्चित रूप से चुनाव के दौरान हम लोगों ने मोदी जी के रैली से, मोदी जी ने कहा यहाँ देवेंद्र, शिवसेना की रैली में भी मोदी जी के कटआउट बहुत बड़े बड़े लगते थे उधर। ये दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, उनके सामने कहा जी, उद्धव ठाकरे के सामने मंच पर कहा, सारी चीजें बड़ी स्पष्ट थी। देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना था, लड़ा गया, अच्छी जीत हासिल हुई। जीत हासिल होने के बाद आप अगर धोखा दोगे तो ठीक है, राजनीति में होता है सब कुछ। हम तैयार रहे, हम इस इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहे। तो सवाल ये, क्या शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया? हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, और शिवसेना की तरफ से अरविंद सावंत जो कि सांसद भी हैं वो हमारे साथ हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सावंत, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि एक बड़ा आरोप जेपी नड्डा की तरफ से शिवसेना पर लगाया गया। वो कह रहे हैं कि शिवसेना ने उन्हें एन मौके पर धोखा दे दिया। आप जानती हो कि शिवसेना वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में जो काम करती है, जो संस्कार उन्होंने किए, उस संस्कार में सबसे पहला संस्कार था कि किसी को जबान देते समय 100 बार सोचो, और एक बार जबान दी तो प्राण जाए पर वचन न जाए, इस जबान को पूरा करो। और वही जबान जो माननीय अमित शाह जी और हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के बीच में हुई, उस जबान का पालन नहीं हुआ। धोखा देना, ये तो शिवसेना का कभी जिंदगी में नहीं किसी को शिवसेना उल्टा धोखा खाया है, नुकसान किया है, खुद का किया है। ये चुनाव के पहले भी आप देखोगे तो पता चलेगा, सारी चीजें जिस ढंग से चल रही थी ना, वो धोखा देने के कदम कैसे उठ रहे थे वो समझ में आ रहा था। लेकिन अब ये सबसे बुरी बात बताऊं आज मैं जी, मुझे सबसे बुरी बात लग रही कि इस विषय पर आप बहस कर रहे हो, इस विषय पर आप चर्चा कर रही हो, जब पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के विषाणु से ग्रस्त है, त्रस्त है। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं अरविंद सावंत जी, क्योंकि जेपी नड्डा जी की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये आरोप बीजेपी बहुत पहले से लगाती रही है आप पर। ये कहती रही कि भाई जब हमने चुनाव से पहले जो गठबंधन हमने किया था, चुनाव प्रचार में भी देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना, बीजेपी शिवसेना को लेकर हमने प्रचार किया, साथ साथ चुनाव लड़ा, फिर चुनाव जीतने के बाद गठबंधन ने चुनाव जीता था और उसके बाद शिवसेना पीछे हो गई। सर आएंगे आपके पास। इस बीच आपको बता देते हैं जेपी नड्डा ने कहा क्या। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवसेना की गठबंधन में वापसी पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो बीजेपी संसदीय बोर्ड ही फैसला लेगा, हालांकि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर शिवसेना वापस आने का मूड बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा? ऐसा ये तो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठ करके सारे लोगों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन ना ऐसा कोई ना प्रस्ताव है, ना ऐसे ही हमारी कोई सोच है अभी वो गए हैं, वो उन्होंने अभी अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ जिस पार्टी को खड़ा किया है, उस कमिटमेंट के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज, शॉकिंग था आप लोगों के लिए? जो उन्होंने जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, जिस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड के साथ, उसके साथ इस 5 सालों में कितना कॉम्प्रोमाइज होगा वो देखेंगे, फिर तौलेंगे, फिर वो तय करेंगे उनको क्या करना है। प्रेम शुक्ला आपके पास आएंगे, लेकिन अरविंद सावंत आपको इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्ट कॉर्नर था कभी शिवसेना को लेकर बीजेपी के मन में, जेपी नड्डा के इस बयान से आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ गुंजाइश है? वो इस बात अगर आप वापस लौटते हैं तो आज हमारे साथ में विषाणु की बात दिमाग में है, उसको जो त्रस्त हुए लोग उनको राहत देने की बात है, छोड़ो, उनको इलाज करने की बात है।
अब उनकी जो दूसरी बात उन्होंने कही, जिस आइडियोलॉजी के साथ में गए, तो थोड़ा सा आत्मपरीक्षण करे। जम्मू कश्मीर में कौन सी आइडियोलॉजी थी जिसके साथ सरकार बनाई? ठीक है। कौन सी आइडियोलॉजी थी मध्य प्रदेश में सरकार गिराई? ठीक है अरविंद सावंत। कौन सी प्रेम आइडियोलॉजी शुक्ला जी थी गोवा जवाब में दीजिए। सरकार बनाई? अरविंद सावंत कह रहे हैं, अरविंद सावंत तो कह रहे हैं कि हमने धोखा दिया नहीं, हमने तो बल्कि धोखा खाया है। कभी नहीं धोखा जी, खाया है। बारंबार मैं बताता हूँ। हाँ वही सवाल पूछा है मुझे अरविंद पूरा सावंत। देने उसी का उत्तर आ रहे हैं अरविंद सावंत, आ रहे हैं आपके पास एक बार प्रेम शुक्ला मुझे उत्तर देने का अवसर दे, व्यग्र होने की आवश्यकता है। जी। धोखा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर धोखा है। आप जब आदरणीय मोदी जी मंच से कह रहे थे कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो क्या आदरणीय उद्धव जी सुन नहीं रहे थे? उन्होंने उसी समय गठबंधन तोड़ देना चाहिए था, नहीं तोड़ा। और जिन वंदनीय बाला साहब ठाकरे का उदाहरण दे रहे हैं अरविंद सावंत जी उस रैली में आप रहे होंगे 2012 की विजयदशमी रैली, शिव तीर्थ पर बाला साहब ने कहा था इस देश को पंचक से मुक्ति दिलानी। पंचक कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा और अहमद पटेल। ये बाला साहब के आखिरी वचन थे। और उन्हीं राहुल गांधी के प्रशंसा में आप लगातार स्तुति गाते रहे 5 वर्ष हमारे साथ रहने के बावजूद, और फिर उनके साथ चुनाव हमारे साथ लड़े गए उनके साथ। तो बाला साहब के वचनों को तोड़ा किसने? क्या बाला साहब ने वचन नहीं कहा था 2012 की विजयदशमी की रैली में? क्या ये बाला साहब का वचन नहीं है? आप कह दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं स्वीकार लूंगा, लेकिन आपने बाला साहब के वचनों को कहां माना? और आप जो कह रहे हैं कि हमने तोड़ा, तो हमारा अनुच्छेद 370 के संदर्भ में हमारा मेरी बात पूरी हो जाए दीजिए अमिताभ जी। प्रेम भाई, मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ अमिताभ जी बोलिए। प्रेम भाई, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं सारी बातों से सहमत हूँ। आप पुरानी परंपरा शिवसेना की जानते हो प्रेम भाई, ये भी हम लोग से छुपा हुआ नहीं है, सारी चीज़ें जानते हो। लेकिन अरविंद जी, अभी जो लेटेस्ट बात है वो नड्डा साहब भी हमारे यहाँ इंटरव्यू दिए हैं, हमारे यहाँ अमित भाई शाह भी इंटरव्यू दे चुके हैं। दोनों ने एक ही बात कही है कि सरकार गिराने का कोई प्रस्ताव बीजेपी ने न चर्चा किया है, न कोई प्रस्ताव उनके सामने आया है। महाविकास अघाड़ी के अंदर ही काफ़ी इनहेरेंट कंट्रडिक्शन है, अंदरूनी मतभेद हैं। कांग्रेस भी अपने आप को पल्ला झाड़ रही है। तो आप उस अपनी विचारधारा के साथ कब तक इससे किसको खींच पाओगे अरविंद भाई? अरे भैया तुम कश्मीर में क्यों नहीं बोलते हो? फिर कश्मीर में तो सरकार गिर गई अरविंद भाई। अभी मेरे जबान से लफ्ज आएगा, वो तो देशद्रोही लोगों के साथ में गठबंधन करके बैठे, वो लोग प्रिंसिपल की बात करते बहुत बुरा लगता है। कश्मीर तो अरविंद भाई, कश्मीर तो इतिहास का पन्ना हो गया, महाराष्ट्र में तो इतिहास बनना है। कश्मीर तो इतिहास बन गया। यही तो खासियत, यही तो आपकी खासियत है, यही तो आपकी खासियत है। अब रही बात, दोबारा बताता हूँ, सरकार चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद में उस वक्त उद्धव जी ने कितनी चुप्पी रखी है ना आपके लिए। हर एक मुद्दा निकालो ना, एक मुद्दा निकालता देता हूं। सातारा में हमारे मित्र उदयन राजे भोसले जो राष्ट्रवादी के सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, सातारा में गठबंधन में सीट कौन लड़ा था? शिवसेना लड़ी थी। अब शिवसेना सीट लड़ने के बाद भी बिना शिवसेना से पूछे हुए, बिना बात किए हुए उदयन राजे जी का भोसले का बीजेपी में प्रवेश होता है और चुनाव में बीजेपी वहां उदयन राजे को खड़ी, जबकि वो जगह एक भी नहीं, आधी बात तोड़ो नहीं, मैं तुमको नहीं सुनता। मेरी बात पब्लिक डोमेन में है सावंत साहब। हाँ, तो क्यों अभी आप लोग दोबारा याद दिलाते हो ना? बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले। हम लोग आगे की बात तो कर रहे हैं हम लोग। बीजेपी ठीक है, नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अरविंद सावंत फिर दोबारा, ठीक है अरविंद सावंत आ रहे हैं आपके पास, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। प्रेम शुक्ला आपके पास भी आएंगे। इस बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाया और साथ ही दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन में धोखा ही दिया है। अब मैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम सरकार में जरूर शामिल हैं, लेकिन फैसलों में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। आप मुझसे पंजाब पे पूछिए, राजस्थान पे पूछिए, छत्तीसगढ़ पे पूछिए। ये एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बोला। तो इसीलिए जो बतौर पत्रकार हमारा शक है वो बढ़ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। देखिए, राहुल जी की राजनीति के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आप जानते हैं जी। उनके बयानों को कितना आप समझ सकते हैं, उसकी गहराई में जाने का। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी दल के साथ जब सरकार बनाती है जी। तो उसका इतिहास ये है कि वह धोखा देती है, वह हमेशा उसमें दिक्कत पैदा करती है।
ये उनका मामला है, ये वो जाने। लेकिन हाँ, इतिहास इस बात का गवाह है कि they never see to it that any alliance government should be comfortable. जेपी नड्डा के इन आरोपों पर कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया ने किस तरीके से पलटवार किया, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया, उनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा कि कोरोना को लेकर के राहुल गांधी की जो है समझदारी कम है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा जी को खुद जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब 30 तारीख को पहला मामला हुआ था, डेथ हुई थी केरल में, तो 12 फरवरी को उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ये बहुत गंभीर संकेत है, ना केवल कोरोना वायरस बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत गंभीर संकट है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार ने कुछ नहीं किया। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है कि हुनर हाट में लिट्टी चोखा खा के बड़ा आनंद आया। फिर भी वो कोरोना वायरस का कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते। उसके बाद निरंतर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आगाह करते रहे और स्पष्ट रूप से कहते रहे कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जो सुझाव हैं, जो सरकार की नादानी है, सरकार की ना जानकारी है, उसको अवगत कराना बहुत निहायत जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले अतुल जी को भी चर्चा में ले आते हैं। अतुल जी, जेपी नड्डा ने जो कुछ कहा, उन्होंने राजनीतिक समझ, राहुल की राजनीतिक समझ को लेकर भी सवाल उठाए और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस जिसके साथ सरकार बनाती है उसको धोखा देती है। अरविंद सावंत जी, आपको भी बचने की जरूरत है, ये संकेत जेपी नड्डा दे रहे हैं, आपके पास आएंगे। अतुल जी। हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें यह है गायत्री जी कि जिनको दिन रात जिसका डर लगता है, जिसका खौफ लगता है, उसी के बारे में ऐसी चर्चा जो है होती है। इतिहास में एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब मराठा साम्राज्य छत्रपति संभाजी महाराज के बाद औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहा था, तो संताजी धनाजी नाम के 2 बड़े हमारे शूरवीर सरदार थे, तो उनके घोड़ों को भी पानी पीता दिखाई दे तो औरंगजेब के घोड़े भाग जाते थे। इस तरह से अवस्था जो है भाजपा की कांग्रेस को लेकर है। और जहां तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन का उदाहरण अभी अरविंद सावंत जी बता ही रहे। उसी वंदनीय देखिए ना, राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी कांग्रेस सरकार में शामिल है महाराष्ट्र में, लेकिन वो सीधे सीधे पल्ला झाड़ते हुए ये कह रहे थे कि हम तो सिर्फ बाहर से समर्थन कर रहे हैं, डिसीजन तो बाकी लोग ले रहे हैं, हम तो है ही नहीं उसमें। नहीं, आपका ये इंटरप्रिटेशन गलत है। मैं कई बार इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। सही बात उन्होंने ये कहा था, जहां हमारे मुख्यमंत्री है वहां के निर्णयों के बारे में मैं बात करता हूं। राहुल जी राष्ट्रीय नेता है, यहाँ 3 पार्टी की सरकार महाविकास आघाड़ी है, तो यहाँ पर लोकल स्तर पर निर्णय होता है और फिर उसमें हम चर्चा करते हैं। तो अहम भूमिका का मतलब ये था, जब हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, इसी में जेपी नड्डा जी का भी जवाब आ जाता है। जब हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं तो कलेक्टिव डिसीजन का सम्मान करते हैं राष्ट्रीय स्तर से। ये जवाब नहीं कर पाते। जी 2 चीजें, 2 मुद्दा। पहले अरविंद सावंत का मैं उत्तर देना चाहूँ। अरविंद सावंत ने कहा जम्मू एवं कश्मीर ने हमें समझौता किया। हाँ, हमने किया समझौता, और आदरणीय मोदी जी ने कहा समझौता वैचारिक विभिन्नता का नहीं टिका, और हमने जो हमारा कमिटमेंट था पूरा किया। अनुच्छेद 370 हटाया वहां पर जो है, और महबूबा मुफ्ती जेल में है। कमिटमेंट जो है उद्धव ठाकरे जी ने भी चुनाव के समय कहा था कि हम अजीत पवार को जेल भेजेंगे, बारंबार कहा था। और जब आपने तो सुबह शपथ की सरकार बनी थी उस समय भी कहा अजीत पवार ने, अरे सुन लीजिए भाई, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। संजय राउत ने कहा कि हम अरविंद अजीत पवार साहब के साथ में आपने सरकार बनाने की कोशिश की। बाला साहब की कसम, हिम्मत हो शिवसेना में अजीत पवार के खिलाफ बोल के दिखाए, अजीत पवार के खिलाफ बोल के तो दिखाइए। संजय राउत ने कहा अजीत पवार के बारे में 48 घंटे की सरकार में 220 साल का 20 साल का विनोद हो गया, जेल भेजेंगे। है हिम्मत आपकी, हुई हिम्मत आपकी, उसी अजीत पवार के चरण चाटने की आपकी मजबूरी है। क्या आप बात करते? दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या करते हैं? सुन लीजिए ना, अभी मुझे अगला उत्तर देते, मैं कांग्रेस का उत्तर देता हूँ। दूसरा इन्होंने कहा, जो जेपी नड्डा जी ने कहा कि कांग्रेस का धोखा देने का इतिहास है, तो कांग्रेस के ने क्या चंद्रशेखर की सरकार नहीं गिराई? क्या कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह की सरकार नहीं गिराई? क्या कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल? ठीक है, प्रेम शुक्ला, अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अरविंद सावंत।
सावंत साहब अमिताभ बोल रहा हूं दिल्ली से। एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सावंत साहब, पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूं कि केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी हमारे यहाँ लाइव पे है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने हमें अच्छा सपोर्ट किया श्रमिकों को लाने ले जाने में। भले ही रेलवे को लेकर तमाम विवाद हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में अच्छा काम किया। नड्डा साहब ने कहा पुरानी बातें हैं, धोखा दिया, लेकिन हमें गिराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है दिल्ली में कि धीरे धीरे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शिवसेना के लिए नरम पड़ता जा रहा है। क्या शिवसेना कुछ ऐसी नरमी है क्या आप लोगों में? देखो भाई, राजनीति में दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी किसी से नहीं होती। पहले मुझे उसका जवाब देने दो, वो बहुत होशियार। उसने कहा कि अजीत पवार साहब के साथ में तुम अभी उनके ऊपर इल्जाम। अरे पहली बात ऐसी है, नहीं अरे बाबा मेरा बयान थोड़ा था, तुम्हारे मुख्यमंत्री का बयान था। अभी मुझे बोलने दो, अभी मुझे पूछे, मैंने उसको सुन लिया। अभी मुझे बोलने दो, मैं उसको रोक नहीं। भाई मेरे सवाल गलत है, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, सच्चाई बोलने दो। ये मुद्दा माननीय सावंत साहब मेरे छोटे सवाल का जवाब दे दो सावंत साहब। नहीं एक मिनट, नहीं सर उनका जवाब देना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे मेरे पास एक ट्रक भर के मेरे पास उसके सबूत है अजीत पवार को केसेस चलाई और केसेस 5 वर्ष 5 अरे क्या छोड़ो ना, उसके बाद में बता दो ना। अरे मुझे बोलने दो कि नहीं दोगे, यही तो गलती है, यही तो गलती है। लेकिन अमिताभ जी आपसे पूछ रहे हैं, सावंत साहब एक छोटा सवाल, सावंत साहब एक छोटा सवाल, दोस्ती की गुंजाइश है वापस से। सच्चाई से शुक्ला जी भाग रहे। सावंत साहब अजीत पवार साहब रोको नहीं, सावंत साहब एक छोटा सवाल, मुझे रोको नहीं, मुझे जवाब देने दो, मुझे जवाब देने दो। सावंत साहब एक छोटा सवाल, पवार के साथ रातों रात राष्ट्रपति का अनुशासन निकालकर शपथ ग्रहण करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जिनके पास ट्रक पर सपोर्ट था। उसी 40 घंटे में अजीत पवार, उसी 40 घंटे में लेकिन झटका तो लगा सावंत साहब, उनको झटका तो लगा बीजेपी को वहां पर। गलत बात लोगों की तरफ जानी नहीं चाहिए। एकदम उसी 40 घंटे में अजीत पवार साहब के बारे में सारे गुने उनके ऊपर जो थे उनको मुक्त किया। कोई केस नहीं वापस हुआ, कोई केस नहीं। सावंत साहब मेरा एक छोटा सा सवाल था, क्या सावंत साहब सिर्फ एक छोटा सवाल है। प्रेम भाई मुझे सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ लेने दो। सावंत साहब एक छोटा सवाल, अजीत पवार की जांग से जांग सटा के आप बैठे हैं, केस उद्धव ठाकरे ने वापस लिया। अरविंद शर्म आनी चाहिए थी सरकार। सावंत साहब आपने कहा राजनीति आपकी बेशर्मी है कि नहीं है? ये बेशर्मी है कि नहीं आपकी? ये बेशर्मी है कि नहीं है? ये धोखेबाजी है? तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई थी? चाटना है कि नहीं है? तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई थी? चाटोगे तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई थी? ठीक है, जिसको प्रेम शुक्ला अरविंद सावंत आपके पास आएंगे। अतुल जी, मैं आप ही के पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके आरोप जेपी नड्डा ने लगाए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक समझ को लेकर तो सवाल उठाए ही, राहुल गांधी पर निशाना साधा। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल खुद को ही नहीं संभाल पा रही है। ऐसा है गायत्री जी, हर पार्टी के जीवन काल में थोड़ा अप एंड डाउन होता है। ये भी दो सीटों पे कई सालों तक रहे थे। तो अपनी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। जहां तक समझ की बात है तो ये 2 महीने में और पिछले 6 साल में देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजनीति कैसे धूल चाट रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है और समझदार लोग समझ रहे हैं। अभी प्रेम शुक्ला जी थोड़ी सी बात मेरी सुन लेंगे, क्योंकि वो काफी संजीदा व्यक्तिमत्व है, मैं जानता हूं उनको। जो परमिंदर सिंह जी का साइन से किया हुआ जीआर है, वो जीआर उन्होंने फ्री किया था। जो भी गुन्हे लगे थे, उन्होंने कुछ अजीत दादा के खिलाफ तो कुछ साबित नहीं कर पाया, लेकिन वो जो उनको जो फ्री किया गया, वो जो 1 दिन की शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने की है। तो कैसा है? बिल्कुल, मैं आपको प्रमाण देता हूँ, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। ठीक है अतुल जी। प्रेम शुक्ला मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से अरविंद सावंत के पास। अरविंद सावंत, जो सवाल अमिताभ जी ने उठाया वो ये कह रहे हैं, आपने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, तो क्या बीजेपी के साथ आगे दोस्ती की गुंजाइश है? ये सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये, एक और सवाल सुन लीजिए, अरविंद सावंत, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस जिसके साथ सरकार बनाती है उसको धोखा देती है। तो क्या ये संकेत आपके लिए भी है कि आप सावधान हो जाइए? कभी नहीं, मस्त काम चल रहा है, मजबूती से काम चल रहा है, अच्छी दिशा में काम चल रहा है, सामुदायिक नेतृत्व बनकर काम चल रहा है, सामूहिक निर्णय हो रहे हैं। बीजेपी के साथ दोस्ती की गुंजाइश?
कोई धोखा देने की आवश्यकता नहीं। चलिए, ठीक सरकार है। अच्छी चल रही है, लोगों को चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने आरोप लगाया और कहा है कि शिवसेना ने धोखा दिया, हालांकि शिवसेना ये कह रही है कि हमने धोखा दिया नहीं, हमने धोखा खाया है। और आइए बढ़ते आगे। दिल्ली मेट्रो के 20 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सभी 20 कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। दिल्ली मेट्रो के आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 में से किसी भी कर्मचारी में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे थे। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से छूट मिलते ही मुंबई में लंबा जाम देखने को मिला। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाले रास्ते पर आज करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। जाम में टैक्सी, बस और बाइक फंसी हुई दिखी। महीने के लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार ने मुंबई में कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं और उसके बाद लोग भारी मात्रा में अपने घरों से बाहर निकले हैं। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के भायखला परिसर में और आप देख सकते हैं फिर एक बार ट्रैफिक जाम में मुंबईकरों की गाड़ियां फंसना शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि दृश्यों में भी आप देख सकते हैं कि फिर एक बार आपको टैक्सियां नजर आएंगी। इतने दिन से जो टैक्सियां बंद करके रखी थी सरकार ने, वो फिर एक बार शुरू हो गई हैं। और साथ ही में कुछ जो बाइक सवार हैं वो भी अपने घर से निकले हैं। कैमरा पर्सन अभिजीत से कहूँगा कि ये जो CST जाने वाला रास्ता है, आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की काफ़ी लंबी कतार वहाँ पर लगी है। लगभग 2 किलोमीटर का ये ट्रैफिक जाम फिर एक बार मुंबई में लगता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ में तेज बारिश की वजह से सड़क पर भीषण हादसा हुआ। एक कार और एक कंटेनर की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 आदमी, 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि कंटेनर का भी सामने का हिस्सा टूट गया। हादसा सड़क के बीच हुआ, जिसके बाद गाड़ियों को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन को बुलाया गया और इस मशीन की मदद से कार को खींचकर सड़क से हटाया जा सका। बताया गया कि कार में 10 लोग सवार थे जो राजस्थान से बिहार जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार को काटकर लोगों के शव बाहर निकाले गए। हादसे में कार का ड्राइवर भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए संवेदना जताई, जबकि जख्मी हुए लोगों के सही इलाज के निर्देश भी दिए। कितने लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक? थाना नवाबगंज में वाजिदपुर इलाके में हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कॉर्पियो HR नंबर की एक कंटेनर से भिड़ गई है। इसमें 9 लोग मृत हैं और इसमें एक व्यक्ति जिसकी सांस चल रही थी, उसको तत्काल उपचार के लिए ऊंचाहार रायबरेली भेज दिया गया है। ये लोग राजस्थान से अपने गृह जनपद भोजपुर बिहार जा रहे थे। वहाँ पर कोई परीक्षा का कार्यक्रम इनके यहाँ था, उसमें शिरकत करने के लिए मौके पर पंचायतनामा करके बॉडीज को जिला अस्पताल भेज दिया गया है आगे की विधिक कार्रवाई के लिए। राजस्थान के जोधपुर में मास्क नहीं लगाने पर जब पुलिस ने एक आदमी को टोका तो वो भड़क गया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान में मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, लेकिन जोधपुर में जब यही बताने के लिए पुलिस ने एक आदमी को रोका तो उसने कांस्टेबल पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। किसी तरह इस आदमी को दबोच कर नीचे गिरा दिया गया, पर उसने एक पुलिस वाले का मास्क छीनकर फाड़ डाला। मास्क फटने पर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। उसने आरोपी को मारा और फिर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। जब वो फिर से खड़ा हुआ तो उसने एक और पुलिस वाले का मास्क छीनने की कोशिश भी की। उसने बचाव किया तो आरोपी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके अलावा खींचतान में एक पुलिस वाले की वर्दी भी फट गई। बताया गया कि आरोपी नशे में था और बिना मास्क के बाहर घूम रहा था। दावा है कि इस पर जब पुलिस ने उसे टोका तो वो मारपीट पर उतर आया। इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मी लॉकडाउन उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे, तब एक शख्स जो बिना मास्क लगाए बैठा था वो पुलिसकर्मियों से उलझ गया और उनसे झगड़ा करने लगा और उनकी नेम प्लेट और वर्दी वगैरह फाड़ दी और नेम प्लेट उखाड़ दी और मारपीट की, जिस पर पुलिसकर्मियों द्वारा, जो प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मी उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है और जिस पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मरीजों और अस्पतालों में इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरोप है कि कई अस्पतालों में कोरोना के मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशान किया जा रहा है और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत मरीज के अस्पताल पहुंचते ही उसकी तबीयत को देखते हुए उसे दूसरे मरीजों से अलग रखा जाए। मरीज की स्थिति को देखते हुए अस्पताल उसे बेड दे और 1 घंटे के अंदर मरीज को अटेंड किया जाए।
इसके बाद डॉक्टर मरीज की जांच करें और बताएं कि उसे किस वार्ड में रखा जाएगा और किस स्तर का इलाज दिया जाएगा। अगर अस्पताल में बेड की कमी है तो अस्पताल प्रशासन को तुरंत मरीज को दूसरे अस्पताल भेजने का इंतजाम करना होगा। अगर मरीज में कोरोना के हल्के लक्षण हैं तो उसके घर में रहने की जगह अगर नहीं है तो उसे कोविड केयर सेंटर भेजा जाए। अगर मरीज असिम्टोमेटिक है तो उसे इलाज की सारी जानकारी देने के बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए। अगर अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर के अंदर मरीज की मौत हो जाती है तो उसे मुर्दा घर में भेजा जाए। अगर मरीज को अस्पताल से कोई शिकायत है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी दे सकता है। अस्पताल में भर्ती मरीज का प्रोटोकॉल के मुताबिक टेस्ट करवाया जाए। मरीज को समय से नाश्ता, लंच और डिनर भी दिया जाए और मरीज के ठीक हो जाने के बाद उसे अस्पताल से मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से डिस्चार्ज कर दिया जाए। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामलों में आई तेजी को देखते हुए कोविड-19 अस्पतालों को आदेश दिया है कि सभी कोविड अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए 5 कैटेगरी के बेड तैयार करने होंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक लेवल 4 के जो बेड होंगे वो वेंटिलेटर के साथ होंगे। लेवल 3 और लेवल 2 के बेड ऑक्सीजन मशीन के साथ होंगे ताकि मरीज को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई दी जा सके। लेवल 1 के बेड नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई के साथ तैयार करने होंगे और लेवल 0 के बेड सामान्य बेड होंगे जहां मरीजों को रखा जाएगा। दिल्ली के सभी कोविड अस्पतालों को 3 हफ्ते के भीतर बेड को कैटेगरी के मुताबिक अपग्रेड करना होगा। वहीं इससे पहले न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि कुछ निजी अस्पताल खाली बेड पर गलत जानकारी दे रहे हैं, जिनके ना मानने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये जो आपने ऐप की बात की, इस पर भी सवाल उठे कि साहब ये ऐप जो है ये डेटा सही नहीं दे रहा। वो बता रहा बेड खाली हैं लेकिन अस्पताल में जाओ तो बेड होते नहीं है। वो अस्पताल के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि साहब बेड नहीं, हमें नहीं पता कैसे ऐप में खाली दिखा रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। ये पहली चीज तो ऐप एक अच्छी पहल है, ठीक है। आप मानेंगे पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की अभी पहल नहीं की गई कि हमने ईमानदारी के साथ सारे अस्पतालों का डेटा ऐप के ऊपर डाल दिया कि भाई किस अस्पताल में कौन सा बेड खाली है, कितने बेड खाली है, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, आप उसके हिसाब से चले जाओ। ये अच्छी पहल है, परसों ही ऐप लॉन्च किया है। अब कुछ अस्पताल बदमाशी कर रहे हैं। ये जो डेटा इसमें डाल रहे हैं ना, ये हम नहीं डालते, ये अस्पताल वाले खुद डालते हैं। उनको सबको पासवर्ड दिए हुए हैं। कुछ अस्पताल वाले अपने अस्पताल में कोविड के पेशेंट्स का इलाज नहीं करना चाहते, अच्छा। उनके जो भी कारण रहे हों, तो अभी थोड़ा सा उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाएं, और अगर नहीं मानेंगे तो सख्ती करनी पड़ेगी। सबका फर्ज बनता है कि आगे बढ़ के जनता की सेवा करें। नहीं तो ये केंद्र सरकार के अस्पतालों पर सवाल नहीं है। नहीं, केंद्र सरकार वालों का मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आ रही है। प्राइवेट अस्पतालों को जो 20% हमने कहा कि हर अस्पताल 20% अपने बेड रिजर्व करेगा, वो हालांकि दिखा देते हैं कि 40 बेड खाली हैं, लेकिन जब जाते हैं तो वो लेना नहीं चाहते अभी कोविड के पेशेंट्स को, तो वहां दिक्कत आ रही है। क्योंकि कुछ अस्पतालों ने कहा कि हमें 20% से दिक्कत है। अच्छा, 20% नहीं करना चाहते आप, तो ठीक है, कल तक का टाइम देते हैं। जो 20% नहीं कर सकते उनको 100% कर देंगे, फिर उनको पूरा कोविड डिक्लेयर कर देंगे।